बहुत स्वागत है आप सभी का आवाज़ इंडिया टीवी के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है मेहता संवाद। इस कार्यक्रम में मैं आपको ऐसे व्यक्तिमत्वों से मिलाती हूँ जो ज़मीनी स्तर पर कार्य करके सामाजिक क्रांति लाते हैं। ऐसी ही एक व्यक्ति हमारे साथ आज यहाँ मौजूद है जो कि गुजरात के जूनागढ़ ज़िले से है। उनका नाम है डॉक्टर जयंती माकड़िया, जो कि दलित संगठन के यहाँ अध्यक्ष हैं गुजरात प्रदेश के, और साथ ही दलित संगठन के अंतर्गत काफ़ी सारे दलितों पर होने वाले अन्याय अत्याचारों पर उनका कार्य है और लोगों के बीच अवेयरनेस भी कर रहे हैं काफ़ी वर्षों से, और साथ ही बीएसपी से भी जुड़े हुए हैं। आइए इनकी मुलाकात की शुरुआत करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय भीम। जय भीम सर, आप कई सालों से दलित आंदोलन से जुड़े हुए, दलित संगठन के अंतर्गत कई सारे कार्य आपने किए हैं, लेकिन आंदोलन से जुड़ने वाला ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जो काफ़ी ऐशो आराम में जिया हो, जिसे किस चीज़ की कमी ना हो। वो ऐसे ही व्यक्ति होते हैं जिन्होंने खुद उसे पास से अनुभव लिया हो। तो मैं आपके अनुभव जानना चाहूँगी। दलित आंदोलन और दलित उत्पीड़न का यहाँ पर 5000 साल का इतिहास है पूरे देश में, और गुजरात भी उसमें से कोई अलग नहीं है। हम लोगों ने एक दलित संगठन के स्तर पर काम जो किया वो करीब 20-25 साल से चली आ रही एक जो हमारी आंदोलन की जो जर्नी है, एक जो प्रवास है, उसका ये पड़ाव है। वो 4 साल पहले हम लोगों ने इसको गुजरात दलित संगठन ऐसा नाम देकर हम लोगों ने पूरे गुजरात में अपना काम प्रसारित करने का शुरू किया है। ये जो आंदोलन के अनुभव है वो अनुभव अच्छे नहीं होते। जी बिल्कुल, और लेकिन ज़रूर ही सीख देने वाले होते हैं। लेकिन सीख बहुत मिलती है। जी, जो पीड़ा हम लोगों ने भोगी है, जो यथार्थ हम लोगों ने देखा है, उस पीड़ा और ये यथार्थ से ही इस आंदोलन के साथ जुड़ने का हुआ है। जी, हम लोगों ने ऐसा नहीं है कि अनटचेबिलिटी नहीं देखी है। जो आज के हमारे कुछ नेता विदेश में जाके बता देते हैं कि हमारे यहाँ अनटचेबिलिटी नहीं है, ऐसा नहीं है। डेवलपिंग कंट्री। हाँ जी, इंडिया में अभी हम लोगों को ऐसा कोई फील नहीं हो रहा है। ऐसा जब 2002 में, आज से 12 साल पहले हमारे कुछ नेता लोग, दलित नेता लोग जाके कह के आए हैं, और ये जातिवाद का इश्यू जो विश्व स्तर पर हम लोगों को उठाने की ज़रूरत थी वो दब गया। फिर भी बाबा साहब ने जो मूवमेंट आरंभ की थी, बाबा साहब ने फुले आंबेडकरी चळवळ को इस देश में जन्म दिया। उस चळवळ को आगे बढ़ाने में संगठन के कई साथी गुजरात और गुजरात बाहर भी काम कर रहे हैं। जी, आप किस तरह से जुड़े आंदोलन के साथ? हम वैसे तो 2-3 जो आंदोलन के यहाँ पर हम लोग इन पहलू देखे हैं, उसमें से एक सामाजिक पहलू जो है वो हमारे लिए प्रमुख स्तर पर रहा है। संगठन ने हमेशा से सामाजिक मुद्दों को ही उठाया है, फिर भी आर्थिक और राजनीतिक अपना एक दृष्टिकोण भी रहा है। बाबा साहब का जो अर्थशास्त्र है, अनटू द लास्ट वाला जो पहले का अर्थशास्त्र था, उसमें अपने लोगों को, गरीब लोगों को, गांव के लोगों को कैसे रोजगारी दी जाए। बाबा साहब ने जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के अंतर्गत जो डिमांड्स रखी थी, उस डिमांड में भी दलित और वंचित समाज का जो विकास, आर्थिक विकास कैसे करना है, उस हिसाब से हम लोग भी आज भी उस दृष्टि से देखते हैं जी, कि सभी लोगों को एक जगह पर आके रहना चाहिए। तो इन सिद्धांतों को सुनने के बाद, समझने के बाद आप आंदोलन से जुड़े? नहीं, आंदोलन करते करते ये सब चीज़ें लेकिन आप जुड़े कैसे? आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? हमारी क्यों हुई? शुरुआत जो है ये आरपीआई के उस सौराष्ट्र के लैंड आंदोलन से हुई, जहाँ से हम लोगों को प्रेरणा मिली। 84 की मैं बात कर रहा हूँ कि तब वहाँ पर ज़मीन पाने के लिए गांव-गांव दलित संघर्ष कर रहे थे। जी, और इस संघर्ष में कई बार कई जगह दलितों की जान भी जाती थी। और केशोद के पास जो फागड़ी गांव है, वहाँ पर जेठाभाई माकड़िया करके उस वक्त लीडिंग कर रहे थे, और उस गांव के दरबारों ने उसका कत्ल कर दिया था। उस कत्ल के
विरोध करने के लिए आरपीआई ने एक बहुत बड़ा दलित सम्मेलन बुलाया था और उस सम्मेलन में हम भी छोटे बच्चे होते हुए भी गए थे और वहाँ की जो दलित दास्तां सुनी, वहाँ की जो आरपीआई और उस समय के अपने दलित नेताओं का जो तेवर देखा, बाबा साहब की मूवमेंट को आगे कैसे ले जाना है और ये देश की जंगल, ज़मीन और संपत्ति पर दलितों का कब्जा कैसे हो सकता है, वो जो चिल्ला कर बोल रहा था, उस वक्त ये प्रेरणा उस बाल मानस में जो पड़ी और ये बाल मानस में पढ़ते हुए चेतना जागी उस प्रकार की। फिर जब हमारे साथ भी हम थोड़ा बहुत काम करने के लायक हुए तो किसी के खेत में गए, वहाँ पर हमारे साथ अनटचेबिलिटी हुई। पढ़ाई में भी हमारे साथ जो भेदभाव का व्यवहार किया गया। जानना चाहेंगे कोई एक अनुभव आपका जिसमें आपने नज़दीक से महसूस किया अनटचेबिलिटी को। जब छोटे बच्चे थे तब तक उस समय का इतना अनुभव तो हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब हम हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, टेंथ में थे, तो अपने ही गांव में हाई स्कूल थी। हम लोग ने उस वक्त आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स रहते थे और मैं अकेला ही एक ऐसा विद्यार्थी था अपने गांव का कि जो साइंस रखा हुआ था जी। तो उस साइंस के उस क्लास में हमारे पास उस समय हमारे स्कूल में साइंस का टीचर नहीं था, मैथ का टीचर नहीं थे और इंग्लिश का भी कभी कभी आता था जी। तो जो साइंस फैकल्टी के लिए जो प्रमुख विषय थे, उस विषय के हमारे यहाँ टीचर नहीं थे। गांव के जो बच्चे हैं और कास्ट के जो बच्चे थे, वो बच्चे गांव के ही किसी और टीचर से, किसी और साइंस पढ़े हुए लोगों से ट्यूशन ले रहे थे। लेकिन मुझे भी ट्यूशन चाहिए था, मुझे ज़रूरत थी पढ़ने की, लेकिन मुझे कोई ट्यूशन नहीं दे रहा था। जिनको मैंने पूछा सब लोगों ने मना ही कर दिया। तो किस बेस पे मना किया? क्या यही मतलब बेस विद्यार्थी होशियार नहीं है, होनहार नहीं है, ये सोचकर या जाति देखकर? मेरी हाई स्कूल में आज भी हिस्ट्री है कि जितने भी दलित बच्चे पढ़ के गए हैं जी, पूरी हाई स्कूल में मैं अकेला हूँ कि मैंने 12th में टॉप किया था। आज तक कोई दलित ने अभी तक टॉप नहीं किया है जी। तो होशियार तो था, इसलिए तो मैथ्स में था जी। लेकिन मैथ्स में होते हुए भी अपना जो पढ़ाई का जो कोर्स था वो तो पढ़ना ज़रूरी था जी। उसको पढ़ाने के लिए टारगेट किया गया, उस वक्त टारगेट किया गया। दूसरी चीज़ में जब इंग्लिश के एक टीचर थे, वो थोड़ा रेगुलर था, तो उन्होंने बोला कि भाई आपको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम हो तो आ जाना। मैं एक बार उसके वो जहाँ पर पढ़ाते हैं उस घर पर गया, लेकिन मुझे घर के अंदर आने नहीं दिया गया था। बाकी बच्चे उसकी लॉबी में पढ़ रहे थे जी। लेकिन मुझे बाहर बरामदे के बाहर उसका जो दरवाज़ा था, उस दरवाजे पर भी आए और बोले कि आपको क्या प्रॉब्लम है। टू बी के रूप में कुछ समझ में नहीं आ रहा, डायरेक्टली इनडायरेक्ट जो वॉइसेस है, जो भी कुछ है वो, लेकिन मैं उसको कुछ बता नहीं पा रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे थे, वो मुझे अंदर नहीं आने देता। तो टीचर होते हुए भी सर आपको कि ये जो मेरे साथ हो रहा है ये जातिवाद है, ये छुआछूत है। इसी हिसाब से स्कूल में भी 2-3 बार मेरा झगड़ा हुआ। मैं ऐसा पहला विद्यार्थी था मेरी स्कूल में कि स्कूल में जो पीने का पानी रखा हुआ था, मैंने पहली बार एक दलित होकर उस पानी पिया था और स्कूल मैनेजमेंट के साथ झगड़ा भी किया। और उस वक्त आज तक वहाँ पानी पीने दिया जा रहा है जी। जब भी स्कूल में दलित बच्चों के साथ, यानी वहाँ से परिवर्तन हुआ। हाँ, ये स्कूल से ये सब चीज़ें मिली। यानी इतिहास गवाह है कि दलितों को अपने हक के लिए हर बार लड़ना पड़ा, चाहे बाबा साहब के ज़माने से हो या फिर डॉक्टर जयंती के ज़माने तक। ये बात हमेशा से ही हुई, लेकिन परिवर्तन हुआ हक के लिए जब भी लड़ा गया। यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहेंगे। ब्रेक के बाद और भी कई सारी बातें हैं और भी कई सारे अनुभव सर हमें बताएंगे ज़रूर, और साथ ही बताएंगे कि उसके साथ किस तरह से अच्छा परिवर्तन हुआ। लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, कहीं भी मत जाइएगा। इसमें करीब 42 लोगों को इंजर्ड किया गया था और 20 लोगों के हाथ पैर तोड़ दिए गए थे। इसमें महिलाओं का भी पैर तोड़ दिया गया था। दरबारों के पूरे गांव ने साथ मिलकर ये अत्याचार किया था।
ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है। आप कार्यक्रम देख रहे हैं मेहता संवाद और हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर जयंती माकड़िया बैठे हुए हैं जो कि गुजरात में काफ़ी सारे परिवर्तन इन्होंने देखे हैं, होते हुए देखे हैं और साथ में उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी बने हैं। तो आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। सर, जैसे कि हमने बात किया कि आपने किस तरह से करीब से अनुभव लिया है जातिवाद का हो, छुआछूत का हो, और आप बचपन से ही जुड़ चुके थे आंदोलन के साथ। मैं जानना चाहूँगी कि जैसे लैंड राइट्स के लिए जो आंदोलन था, तब आपने पहली बार देखा कि दलित आंदोलन किस तरह से होता है, अम्बेडकरी आंदोलन कैसे होता है, और आप में कहीं ना कहीं एक ऊर्जा निर्माण हुई। आपने जब लीड लिया, आपने संगठन, अभी आपने बताया 4 साल पहले ये संगठन को नाम दिया, लेकिन संगठन जब जुड़ चुका था और आपके अंतर्गत कुछ आंदोलन जो आपने किए हैं इतने सालों से, उसमें के कुछ अनुभव जानना चाहेंगे, किस विषय को लेकर आपने किया? जैसे मैंने पहले कहा कि शुरुआती तौर पर हम जो काम कर रहे हैं तो गांव के स्तर पर काम कर रहे थे। तालुका जो जिस अपने ब्लॉक में जो भी ज़मीन के लिए आंदोलन चल रहे थे, उन आंदोलन में हम लोग जाते थे। फिर 2000 के करीब हम लोगों ने जूनागढ़ जिला दलित युवा विकास संगठन के साथ काम शुरू किया, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा था। फिर 2005 में हम लोगों ने उसी काम को आगे बढ़ाते हुए सौराष्ट्र दलित संगठन के नाम से आगे बढ़ाया, और सौराष्ट्र दलित संगठन के नाम से फिर हम लोगों ने ये गुजरात दलित संगठन तक पहुँचे हैं। तो ये हर एक स्टेप पर कोई ना कोई छोटे मोटे अचीवमेंट अपने रहे हैं। फिर भी सौराष्ट्र दलित संगठन के तौर पर हम लोगों ने करीब 10 साल तक काम किया। तो उसमें 3 बातों पर खास हम लोगों ने काम किया। एक लैंड राइट पर काम किया, दूसरा एट्रोसिटी के जितने भी केसेस थे उसमें हम लोगों ने ज़्यादा काम किया, और फिर एजुकेशन पे ऊपर काम किया। ये 3 विषय ऐसे हैं जिनमें संगठन ने खुद जाके अपने हिसाब से जिसके साथ अत्याचार हुआ है उन लोगों को न्याय दिलाने की कोशिश की। एक केस का मैं यहाँ पर अभी कंप्लीट केस स्टडी करके, हाँ, हर एक बार उसका फॉलोअप करके आपने इसको प्रॉपर वे में किया संगठन की तरफ से। जी, इस केस का अभी मैं इसलिए उल्लेख करना चाहता हूँ कि अभी ये केस कोर्ट में फिर से शुरू होने जा रहा है। जी, पाणखान अत्याचार केस जो है 27 नवंबर 1999 में ये हुआ था, और उसमें करीब 42 लोगों को इंजर्ड किया गया था, और 20 लोगों के हाथ पैर तोड़ दिए गए थे। उसमें महिलाओं का भी पैर तोड़ दिया गया था। दरबारों के पूरे गांव ने साथ मिलकर ये अत्याचार किया था। इस अत्याचार के में संगठन ने पूरे डिस्ट्रिक्ट से, पूरे गुजरात से लोगों को इकट्ठा किया, और उस समय 1999 में अपने जो गृह मंत्री थे वो भी वहाँ पर आए थे, और बहुत से बड़ा एक हादसा जो हुआ था उनको एड्रेस किया गया था। और यही केस जब 80% चल गया था, आज फिर से वो बेंच पर आया है, तो वही सभी लोगों ने मिलकर अपने लोगों को डराया गया, धमकाया गया। एट्रोसिटी लागू किया गया था इसमें। एट्रोसिटी लागू किया गया है। 307 लागू हुई हैं, और 376 भी लागू हुई है, क्योंकि एक बहन पर बलात्कार भी हुआ था। जी, और ये पूरा गांव जो आरोपी गांव है, ये सारे अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं। सभी अपर कास्ट के, सभी दरबार जिसे कहते हैं यहाँ पर, जी, राजपूत कम्युनिटी जिसे कहते हैं जी। और 86 आरोपी है उसमें, और उसमें यदि ये केस ठीक तरह से चल जाता है तो 50 लोगों को कम से कम सजा होने वाली है। उस वक्त मैं आवाज़ इंडिया को में ये केस आई थी सर? हाँ, मीडिया में बहुत ये केस आई थी, बहुत हर एक पेपर्स ने उनको छापा था जी। और टीवी में भी जो उस वक्त चल रहा था, ईटीवी 1-2 चल रही थी गुजरात में, उन्होंने भी छापा था। मैं आपके माध्यम से सेंट्रल लेवल तक ये केस गई थी? बाकी जो नेशनल न्यूज़ चैनल्स हैं? नहीं, नेशनल न्यूज़ चैनल ने उनको कवर नहीं किया था जी। ठीक है। आपको ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि इस गांव में आज भी तनाव की स्थिति मौजूद है, क्योंकि ये केस चलने वाला है जी। आप लोग वहाँ पर आए और जो विक्टिम्स है उन लोगों को एक बार उन लोगों के साथ इंटरव्यू के, बातचीत के, उनकी पीड़ा को भी समझे और उनको न्याय दिलाने में हमारी मदद करे तो भी अच्छा है। 2005 में हमने करीब 400 गाँव में लैंड का कैंपेन चलाया था, जिसमें
हम लोगों ने 800 एकड़ जितना लैंड जो है अपने जी। साथियों को, अपने भाइयों को दिलाया था। कितने 2013 लोगों को में मिली थी लैंड? 86 लोगों को मिली। 86 लोगों को। ये कब की बात है सर? ये 2005 की बात है। ओके। 2013 में हम लोगों ने एक बहुत अपने गौरव करने, हम लोग उनके ऊपर गौरव कर रहे हैं, क्योंकि गुजरात में बाबा साहब के बाद यदि सबसे बड़ा दीक्षा का जो कार्यक्रम हुआ है तो ये जूनागढ़ में हुआ है। हमने वहाँ करीब 1 लाख लोगों के साथ बहुत दीक्षा का कार्यक्रम किया था, और उसमें हम सभी लोग थे, मैं कोऑर्डिनेटर था। जी। और उसका दूरगामी असर भी बहुत हुआ, और जी। पूरे गुजरात में हमने जो दिया हुआ नारा था, चलो बुद्ध की ओर, सब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। और बुद्धिज़्म के नाम पर अभी जो गुजरात में चल रहा है, कोई न कोई रूप से चलो बुद्ध की ओर की तरफ चल रहा है। जी। एजुकेशन में सर इस पर एक मैं सवाल करना चाहूँगी कि ये बाबा साहब ने भी अल्टीमेट यही तोड़ निकाला था कि जब जाति व्यवस्था नहीं टूट पा रही, हम जाति नहीं छोड़ पा रहे हैं, लोग हमें जाति के दायरे में ही रखकर हमेशा हमारी तरफ देखा जा रहा है, तो हमने ये जातियाँ छोड़ देनी है और हमने धर्मांतरण करना है। इसी तरह से काफ़ी जगह पर धर्मांतरण हुए हैं, लेकिन जैसे कि आप इस क्षेत्र में हैं जहाँ पर आप दलित उत्पीड़न देखते आए हैं, उस पर काम करते आए हैं, कई सारे एट्रोसिटी केसेस पर आपने काम किया है, तो आपका क्या अनुभव रहा इस चीज़ को देखकर कि धर्मांतरण के बाद जब व्यक्ति अपनी जातियाँ छोड़कर बौद्ध बन रहे हैं, तो क्या उसके बाद भी उनके साथ जाति भेद हो रहा है? क्या उसके बाद भी उनको उसी नज़र से देखा जा रहा है? क्या ऑब्जर्वेशन रहे हैं आपके? मैंने अपनी पहली बात में वो बोला था, जहाँ पर हम उन लोगों पर डिपेंड है, सवर्ण लोगों पर जहाँ तक हम डिपेंड है, तब तक वही जातिगत व्यवहार होता रहता है। उन लोगों को गांव में पता नहीं है कि जयंती कन्वर्ट हो गया, बौद्ध हो गया, तो उनको उस हिसाब से वो नहीं देख रहे हैं। क्योंकि गांव में जो बस्ती जो बस रही है, गांव में की जो लोग रह रहे हैं, वो सभी लोग ओबीसी कम्युनिटी के, मोस्ट ऑफ लोग। जी। ठीक है, वो ना तो ब्राह्मण है, वो ना तो बनिया है। आज ब्राह्मण और बनिया गांव में नहीं रह रहे हैं। गांव में जो मुख्य जो डोमिन कम्युनिटी है, ओबीसी कम्युनिटी है। ठीक है, उसको ये बात समझ ही नहीं रहे हैं कि ये बुद्धिज़्म क्या और हिंदुज़्म क्या है। उसको तो केवल जाति के हिसाब से देखना है। तो क्या जो बौद्ध बने हैं उन्होंने अपने आचरण में वो फ़र्क लाया है जिससे वो पता चल पाए कि अब ये इस जाति के नहीं रहे, अब ये बौद्ध हो गए? क्या उनके आचरण में ये चीज़ आ पाई है? जब पहले विचार बदलता है तो फिर आचार बदलता है, और विचार और आचार को बदलने के लिए एक कल्चर की जो ज़रूरत होती है। हम लोग देख रहे हैं पूरे भारत में लाखों मंदिर हैं और हजारों प्रकार की मान्यताएं हैं, कई तरह की वार्ताएं हैं। ये सब कई चाहे कर्मकांड है जो लोगों को इस विचारधारा में आगे बढ़ाता है। तो बुद्धिज़्म को आगे बढ़ाने में लोग जो बुद्धिज़्म का अंगीकार किया है, उसको उस हिसाब से बुद्धिस्ट बनाने में ये जो फैक्टर जो काम कर रहे हैं, वो अभी गुजरात में इतने डेवलप नहीं हुए हैं। हमारे यहाँ गांव में ठीक, अब एक डिस्ट्रिक्ट में एक अच्छा विहार अभी तक नहीं है, अच्छे बनते जी हमारे पास नहीं है जी। ठीक है, तो ये बुद्धिज़्म का जो मूल काम करने वाले, कल्चर देने वाले, जो अपने टूल्स है, वाले, हाँ, वो टूल्स भी नहीं है और सिखाने वाले लोग भी कम हैं। तो इतना जल्दी जितना हम कहते हैं कि वहाँ से जाति निकल गई, वहाँ से अनटचेबिलिटी निकल गई, ये हिंदुज़्म छोड़ दिया, ये सब चीज़ें इतनी जल्दी नहीं हो रही हैं। तो इसको थोड़ा वक्त लगेगा और उसको थोड़ा समय लगेगा। उसके लिए ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कर तो हर साल में कहीं ना कहीं एकाध विहार बनाने की कोशिश हम लोग करते हैं, और कुछ सार्वजनिक कार्यक्रमों के जरिए भी कल्चर डेवलप कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचाया जा सकता है कि इस कल्चर को मानने वाले लोग यहाँ पर हैं। जी। लेकिन फिर भी ऐसी चीज़ों को समय तो लगता है। बाबा साहब ने तो हमें 56 में दिया था, लेकिन महाराष्ट्र में भी पूरा कल्चर डेवलप होने के लिए वक्त लगा, तो गुजरात में भी ज़रूर लगेगा। और ऐसे थोड़ा सा वक्त हम भी यहाँ पर लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ लेते हैं। ब्रेक के बाद और भी कई सारी चर्चा करनी बाकी है, संवाद ऐसे ही जारी रहेगा, तो आप कहीं मत जाइए। जो बच्चा वहाँ पढ़ा है वो कभी IAS बना है या पायलट बना है जी, फिर भी वो बाबा साहब की मूवमेंट नहीं भूला है। और आज भी हमारा सपना है कि हम गुजरात में एक ऐसा स्कूल का निर्माण करेंगे कि जिसमें हम बाबा साहब के मूवमेंट को आगे ले जाने वाले स्कॉलर्स पैदा करेंगे। बिल्कुल।
ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं आप कार्यक्रम मेहता संवाद। हमारे साथ डॉक्टर जयंती भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे हम बात कर रहे थे। सर, जैसे कि हमने बोला कि वक्त लगता है कल्चर को डेवलप होने के लिए, लेकिन जहाँ पर कनेक्शन होता है, जैसे कि बाबा साहब का कोई नाम भी ले ले तो हमें लगता है कि अपना अपना आदमी है। बुद्ध की कोई बात कर दे तो लगता है अपना आदमी है। और अगर उनसे जुड़े हुए लोगों को भी आज हम मिले तो एक कनेक्शन जल्दी डेवलप होता है। तो हम यहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग गुजरात में हैं जो बाबा साहब से मिले थे, क्योंकि बाबा साहब भी यहाँ पर 2 बार आ चुके हैं। तो मैं इतिहास में जाना चाहूँगी, आपसे सुनना चाहूँगी कि बाबा साहब का और गुजरात का ये रिलेशन कैसा रहा है। बाबा साहब गुजरात में 2 बार आए हैं और एक बार अहमदाबाद में आए हैं और एक बार सौराष्ट्र में राजकोट में आए। जी। राजकोट में राज्य का ही सौराष्ट्र स्टेट का जो प्रॉब्लम था, उस प्रॉब्लम में एक तरफ बाबा साहब थे और सामने सरदार जैसे वकील थे, गांधी और सरदार। लेकिन बाबा साहब आए, उसी रात गांधी और सरदार वहाँ से चले गए थे। जी। वो सामना नहीं कर पा रहे थे उस समय बाबा साहब का। तो बाबा साहब ने जब सौराष्ट्र में आए और बाबा साहब ने सौराष्ट्र में ये जो मूवमेंट दिया, उस मूवमेंट जिन जिन लोगों ने सौराष्ट्र में अपने कंधों पर लिया और जब तक वो मरे नहीं तब तक उन चीज़ों को नहीं छोड़ा। और मुरदास बापू जैसे तो कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब ने बोला था कि अब किसी के आगे हाथ मत फैलाना, अब हम इस देश के राजा बनने जा रहे थे। तो मुरदास बापू जो जूनागढ़ के थे जी। और जूनागढ़ में मूवमेंट को ज़िंदा रखना और आगे बढ़ाने का काम उन्होंने किया। बाबा साहब से मिले थे और बाबा साहब ने उन्हें जो काम सौंपा, वो उस काम के लिए उन्होंने ताजीवन काम किया। और जब वो मरे थे तो उस वक्त उसकी बॉडी पर डालने के लिए कपड़ा नहीं था, लेकिन उन्होंने कभी हाथ नहीं फैलाया। एक समय था जूनागढ़ में 14 अप्रैल को 2 रैलियाँ निकलती थी जी। एक में बाबा साहब का फोटो रहता था और एक में मुरदास बापू को हम लोग बिठा के पूरे शहर में घुमाते थे। जी। क्योंकि इन लोगों ने बहुत दिया है। मुरदास बापू है, वस्ता बापा है, सौंदरबाजी है और बिम बापा रावलिया जो है, जिन्होंने एजुकेशन पर, बाबा साहब ने जो एजुकेशन का नारा दिया, उसमें गुजरात में 2 ही जगह एजुकेशन का काम शुरू हुआ उस समय 1939 में। 40 के दशक में जब इस स्कूल का विचार जो बाबा साहब ने दिया, उस विचार को यहाँ पर धोड़का ने एक्सेप्ट किया और वहाँ पर सौराष्ट्र में केशोद ने एक्सेप्ट किया। सिद्धार्थ स्कूल बनाया, सिद्धार्थ हॉस्टल्स बनाया और वहाँ से समाज को उपयोगी कैसे हो ऐसे कार्यकर्ताओं का निर्माण किया। सर, और उन्हीं कार्यकर्ताओं ने परिस्थिति में सिद्धार्थ स्कूल के वहाँ के कुछ रिजल्ट्स हम सुनना चाहेंगे। सिद्धार्थ स्कूल जो है वो जब तक हमारे यहाँ इस गुजरात में प्राइवेटाइजेशन का दौर नहीं चला था, तब तक सिद्धार्थ केशोद की जितनी भी टॉप की स्कूल थी उसमें टॉप था और हर एक दलित चाहता था कि उनका बच्चा सिद्धार्थ में पढ़े और हर एक लोग अपने बच्चे को वहाँ पढ़ाते थे। आज भी हम लोगों को हम सिद्धार्थ में नहीं है, फिर भी सिफारिश। अपने बचपन का जो अनुभव बताया था, जहाँ पर हमने देखा कि दलितों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलता था। एजुकेशन में किसी तरह अपने हक से तो ले लेते थे, लेकिन वो क्वालिटी एजुकेशन से हमेशा वंचित रखने की कोशिश की गई, हमेशा एक षड्यंत्र रहा। तो सिद्धार्थ स्कूल या आपने और एक स्कूल जो बताया जो यहाँ पर उस ज़माने में बने, वहाँ पर दलितों के लिए क्या क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध इजीली था, किस तरह से था, वहाँ के बारे में हम कुछ और सुनना चाहेंगे। तो सिद्धार्थ जो है बाबा साहब के सिद्धांतों पर काम करने वाली स्कूल आज भी काम कर रही हैं और उसमें जो पढ़ाने वाले सभी साथी हैं अपने ही हैं और सभी बाबा साहब के विचारों के हिसाब से ही काम करते, सभी क्वालिफाइड शिक्षक हैं वहाँ पर। कोई ऐसा नहीं है कि ये बिम बाबा के साथ काम किया हुआ है या उनका भांजा है, उसका भतीजा है तो उनको रख लो जी। ऐसा नहीं है। लेकिन जो भी टीचर्स वहाँ पर है वो क्वालिफाइड टीचर हैं और 24 घंटे बच्चे वहाँ पर रहते हैं। तो एकेडमिक स्टडीज़ के अलावा बाबा साहब के सिद्धांत भी वहाँ के विद्यार्थियों में मिलते हैं, हम कह सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सिद्धार्थ ने ही दिया है पूरे जूनागढ़ को मूवमेंट के हम जैसे साथी जी। जो बच्चा वहाँ पढ़ा है
वो कभी आईएएस बना है या पायलट बना है, जी। फिर भी वो बाबा साहब की मूवमेंट नहीं भूला है। यानी हम कह सकते हैं कि केवल एक विद्यार्थी नहीं बल्कि नहीं, एक कैडर तैयार कैडर वहाँ होता से। है वहाँ पर। जी। और आज भी हमारा सपना है कि हम गुजरात में एक ऐसा स्कूल का निर्माण करेंगे कि जिसमें हम बाबा साहब के मूवमेंट को आगे ले जाने वाले जी। स्कॉलर्स पैदा करेंगे। बिल्कुल सर, अंत में एक सवाल पूछना चाहूँगी कि गुजरात में आज आंदोलन से जुड़े हुए कितने लोग हैं, युवा पीढ़ी का कितना सहभाग है? आजकल जो युवा पीढ़ी एक दृष्टिकोण से देखे तो हमें इतना जागृत दिख रही है कि मानो कल पढ़ी लिखी गुजरात है। में क्रांति हो जाएगी। जी जी। एक दृष्टिकोण से, ये टेक्नोलॉजी का दृष्टिकोण से हम यदि देखें तो सब लोग व्हाट्सएप, ये जो सोशल मीडियाज हैं उसका यूज़ करते हैं। कभी कभी तो हम लोग भी सोचते हैं कि बाबा साहब के संदर्भ में ये चीज़ तो मैं नहीं जानता हूँ और ये 10 क्लास का बच्चा जानता है। लेकिन जब फील्ड पर हम जाते हैं, तो वही लोग मूवमेंट को काम में आते हैं जिन लोगों ने बाबा साहब को ठीक तरह से समझा है। जी। ठीक तरह से समझा है। जो पढ़ा लिखा है, जो नौकरी करता है, जो कमाता है, ऐसा नहीं है कि वो बच्चा मूवमेंट को काम आ रहा है, लेकिन अनपढ़ बच्चा मूवमेंट को काम आता है, ज़रूर आता है। जी। बाबा साहब के संदर्भ में मैंने एक बात सुनी थी, मूलदास बाबू के पास जब भी कोई जाता है आशीर्वाद लेने के लिए तो मूलदास बाबू बोलते थे, जा बच्चा तू बेकार रहो। क्या बोलते थे? जा बच्चा तू बेकार रहो। वो 10th में फर्स्ट आया फिर भी वो बोलते थे, जा बच्चा तुम बेकार रहो। जी। वो इसलिए कह रहे थे कि पढ़ा लिखा नौकरी करता हुआ लाख रुपया पगार जो ले रहा है वो समाज को काम नहीं आ रहा था। लेकिन जब भी आंदोलन करने की ज़रूरत होती है, जब भी रोड पर आने की ज़रूरत हुई, जब भी बदलाव की ज़रूरत हुई, जब भी मार खाने का मौका आता था, तब मार बेकार ही खाता था। सर, तो हम चाहेंगे कि ये बिल्कुल रॉन्ग हम प्रूव कर पाए, एक मौका सभी लोगों को, सभी आज की युवा पीढ़ी, पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी को एक मौका मिले कि वो ये प्रूव कर पाए कि ये चीज़ गलत है, हम भी काम आ सकते हैं आंदोलन के लिए। तो हम चाहेंगे कि एक अपील हम कर सकें हमारी सभी दलित युवा पीढ़ी को कि जो व्हाट्सएप फेसबुक यूज़ करते हैं वो केवल वहाँ तक सीमित ना रखें, वो फील्ड पर भी आए और जब भी ज़रूरत पड़े अपनी एकता दिखाने की, अपनी बुद्धिमत्ता दिखाने की, वहाँ पर ज़रूर एक साथ रहें। और भले ही पढ़े लिखे हो, किसी भी फील्ड से, किसी भी प्रोफेशन से हो, कोई भी बड़े अफसर हो, वो ज़रूर अपने लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहे। ये ऐसी ही एक अपील करेंगे। और सर, वक्त तो यहाँ पर होता है इस संवाद को रोकने का, तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी यहीं पर। और धन्यवाद, जय भीम। और साथ में ये आपकी पूरी टीम का भी धन्यवाद करता हूँ। तो यहाँ पर हम आप सबसे भी विदा लेते हैं। जो अपील हमने की थी उसको ज़रूर गौर से सुनिएगा, याद रखिएगा, दिमाग में बिठा लीजिएगा कि पढ़ी लिखी पीढ़ी, बाबा साहब ने भी कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। ये हमें आज एक जिम्मेदारी उठानी है, इस बात को गलत साबित करना है। लेती हूँ आप सभी से इजाज़त। धन्यवाद।